हाँ जी, तो बातचीत विद भावेश चैनल पर आज आपका दोबारा से स्वागत है और बहुत स्पॉन्टेनियसली बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल पादा जी। थैंक यू सर, पहले तो टाइम देते नहीं हैं हमें, पर आज शुक्रिया सर हमसे मिलने के लिए। अरे नहीं नहीं, हमेशा आपके लिए टाइम है। अपने छोटे भाइयों के लिए हमेशा टाइम है। हाँ, तो कैसे हैं निखिल जी? बस दुआ है आपकी। बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। भावेश जी, भावेश, भावेश जी, तो हाँ। निखिल जी अपनी इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को आज आप खुद ही दीजिए कि हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। ये खुद देनी पड़ेगी। जी, मैं कुछ खास नहीं, मैं एक लॉयर हूँ और साथ में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से आता हूँ और एक हिंदुस्तान का नागरिक भी हूँ। तो यही इंट्रोडक्शन है मेरी, और काफी है मेरे ख्याल से भावेश हाँ जी। जी, जैसे आपने कह दिया, तो मुझे यही पूछना था आपसे कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जिंदगी कैसी होती है और जितना स्ट्रगल होता है क्या उतना सक्सेस रेट भी होता है? देखिए, आपके सवाल के 2 शीर्षक हैं। मैं पहले शीर्षक में आपको एक आमंत्रित करूँगा कि कुछ दिन गुज़ारिए हमारे साथ। और आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे है समाज सेवा के लिए जो हम करते हैं, या समाज के लिए हम ओन करते हैं, उसके लिए जो भी हम कार्यक्रम हमारा रहता है, तो आप चलिए हमारे साथ। आप जैसे यूथ की ज़रूरत है, तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ कि सक्सेस रेट। देखिए, एक्टिविज्म का कोई सक्सेस या फेलियर रेट नहीं होता। जो मैं बोलूँ, आप एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ये मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं, और सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, मेरे लिए अलग होगी, शायद आपके लिए अलग होगी, ठीक है? कईयों के लिए ज़्यादा पैसा कमाना सक्सेस होता है, कईयों के लिए कि वो समाज में एक अच्छे नागरिक बन के रहें, वो सक्सेस होता है। तो अलग-अलग सक्सेस की डेफिनेशन होती है। तो मैंने कभी भी इस चीज़ से तोला नहीं अपने एक्टिविज़्म को, या अपने लोगों को। मैंने हमेशा अपनी आवाम को अपना समझा, और सक्सेस और फेलियर तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर भी जवाब दे देता हूँ कि फेलियर ज़्यादा होता है। सक्सेस इतना मिलता नहीं, क्योंकि एक आप बहुत बड़ी एक हुकूमत से जो हैं, उससे एक आप उन क्योंकि जब एक ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो भी हुकूमत होती है, वो जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के राइट्स वायलेट करती है, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो आवाज़ इन द सेंस हम ये नहीं उठाते कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम एक कभी ब्रिज का काम करते हैं कि क्या पता कभी बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें मिल ही नहीं पाते हैं, वो जो हमारी मजलूम कौमें हैं जिनसे हम मिलते हैं, वो जो है अपनी हुकूमत है उनसे मिल ही नहीं पाते हैं। लेकिन हुकूमत के टाइम आवाज़ उठाना, आप भी पढ़े लिखे हैं इस टाइम, तो इसमें फेलियर ज़्यादा ही होता है। ठीक, चलिए, तो इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं हम। जी। निखिल जी, जैसे आपने बताया आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो मुझे एक बात बताइए, 370 के बाद स्टेट में आप क्या चेंजेस देखते हैं अपने लेवल पे या अपने आसपास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 370 का मामला है, जो उसकी पिटीशन है, वो ऑलरेडी भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी है कि वो सही है या गलत है, और जो भी उससे रिलेटेड मैटर है, वो कुछ पिटीशंस है जो मैटर इंडिया टॉप कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो उसमें मेरे ख्याल से टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एज अ लॉयर, जब कोई मैटर सब्जुडाइज होता है, तो और हमें ये नहीं है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो जायज़ फैसला होगा वो देगा। अब आपके सवाल को, अब आपने पूछ ही लिया तो उसका जवाब देते हैं कि 370 में क्या था, फ़ायदा या नुकसान? फ़ायदा और नुकसान की आपने बात की। तो चेंजेस चेंजेस अपनी स्टेट में आप जो देखते हैं।
चेंजेस तो बहुत होते हैं। एक अच्छे चेंजेस की बात कर रहे हैं आप या नहीं, चेंजेस चेंजेस बात आप आपको जो नजर आते हैं, अच्छे बुरे कोई भी हो। हाँ, अच्छे तो देखिए बोलूँगा पे अच्छा तो अभी कुछ मेरे तौर मेरे मुआयने में और जितने भी हमारे अब ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़े हैं या जितने भी लोगों के साथ में उठना-बैठना है जो ब अपने सीनियर सिटीज़न हैं, जो सीनियर वेटरन्स हैं, उनके साथ रहता है हमारा उठना-बैठना, तो उनके भी व्यू पॉइंट्स यही हैं कि अभी तक जो उम्मीद जो अवाम ने की थी जम्मू-कश्मीर की, कि जो 370 के बाद एक अवाम में जो चेंज आएगा, तो पॉज़िटिव हाँ, हाँ, पॉज़िटिव वाले की बात कर रहा हूँ। तो वो तो मेरे ख़्याल से पूरी अवाम ही मेरे साथ सहमत होगी जम्मू-कश्मीर की तो कि उसमें तो कोई चेंज हाँ, कुछ कपल ऑफ लोग होंगे, देयर इज़ ऑलवेज़ अनदर साइड ऑल्सो द स्टोरी तो हाँ, वो सहमत नहीं होंगे लेकिन ऐज़ अ वहाँ के शहरी, मैं नहीं मानता कोई पॉज़िटिव चेंज अभी तक जो हमारी हुकूमत जो दिल्ली में बैठी है, वो अभी तक कुछ ला पाई है। कोई भी पॉजिटिव चेंज इवन इफ आई से द सिचुएशन क्योंकि 370 हटाने का जो मकसद था और मकसद ये था कि यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला रहता है या जो भी मसले मिसाइल रहते हैं एजुकेशन डेवलपमेंट ये सब तो ऐसा तो हमें कहीं दिखने को मिला नहीं उल्टा मैं बोलूँगा कि वी इवन हैव केम टू बैकवर्ड द एग्जाम्पल इज द स्टेटहुड आप एक स्टेटहुड को 370 हटाना चलो हटाइए 35 से हटाना हटाइए लेकिन एक स्टेटहुड को एक यूनियन टेरिटरी बना देना ये तो प्रमोशन तो नहीं हुई डिमोशन हुई 8 साल से वहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रही हम दावा करते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं कौन सी डेमोक्रेसी जहाँ पे 8 साल से इलेक्शन नहीं होती आप ही बताइए नेगेटिव्स ही ज्यादा है आपके मानने में। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठीक है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं निखिल जी? स्पोर्ट्स तो हाँ अभी पुराने दिन याद करा दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल आपने पुराने दिन याद करा दिए हम बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं हाँ, मैंने पढ़ा था कि आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 या 7 बार रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर को बास्केटबॉल में। ठीक 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 बोला हूँ? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही है इवन हाँ जी। शायद ज्यादा किया हो लेकिन हाँ तो वहाँ हमारा से बचपन अच्छा, गुजरा है ठीक है। बचपन और जो हम 10वीं 12वीं की कक्षा है तो हम एक बहुत ही मैंने ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए अपनी तारीफ की अच्छे थे बुरे थे चलो वो तो कोचेस डिसाइड करते हैं लेकिन हाँ एक रुचि बहुत थी कि स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छा डिसिप्लिन लगता था कि जब हम जवान लड़कों को देखते थे कि वो नशे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं वो एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हाँ ये सिलसिला चला लेकिन जब हम इसमें आ गए एक्टिविज्म में आ गए तो ये ऑलरेडी बहुत काम रहता है लोगों के मसले मिसाइल भी हल करने होते हैं फिर वकील भी हैं अब बोला जाता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इस अब रह तो वकील साहब ही रह जाते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी का भी रहता है तो हाँ एक उम्र के साथ रुक गया स्पोर्ट्स लेकिन जब भी समय मिलता है तो आज भी ग्राउंड में जाते हैं चलो वो वाला जोश नहीं रहा लेकिन वो वाली नहीं रहा लेकिन हाँ एक स्पोर्ट्समैन हमारे मेरे अंदर हमेशा रहेगा निखिल आपका नाम अगर गूगल करें ना जी तो वहां ना एक पिटीशन का बहुत जिक्र होता है। अब मैं तो एक लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन वो सिनेरियो के बारे में अगर आप बताना चाहें। हाँ जी। एक ही अच्छा पिटीशन का जिक्र हाँ होता जी, है हाँ जी, जी हाँ जी। पिटीशन तो का मैं नाम नहीं मैं समझ नहीं समझ नहीं गया आपको बताने की जरूरत हाँ नहीं काफी है ना तो मैं अभी सोच रहा था कौन सी वाली का जिक्र होता है तो हाँ हाई कोर्ट हाँ वाली। हाँ बिल्कुल मैं आपका इशारा समझ के आप कहाँ पे लेना चाहते हैं भविष्य हमने जब मैं स्टूडेंट ही था फाइनल ईयर में था मतलब फाइनल ईयर हमने जस्ट अभी पास आउट किया था तो तब हमने एक याचिका दायर की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं अब जैसे आप लेमैन हैं जो लॉयर्स नहीं हैं तो उनको नहीं पता एक पीआईएल कंसेप्ट होता है जिसका मतलब होता है कि कोर्ट हर किसी के लिए कोर्ट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले खुले ना सिर्फ
अभिवक्ताओं, ये वकील साहिबों के लिए खुले हैं, हर किसी के लिए खुले हैं। तो तब हमारी में खुद की एक रिसर्च थी, थ्रू आरटीआई एक्टिविज्म भी हम करते रहते हैं। खुद की एक रिसर्च थी, कुछ हमारे पास कुछ हमने थे मसले, मिसाल जो हमने मांग रखी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने, कि कुछ ये जो जितने भी केसेस, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक कंसेप्ट होता है क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब आप जब कोर्ट समझते हैं तो आप सोचते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अदालतें होती हैं, वो सबको हक हकूक दिए हुए हैं। उसमें हमारी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आती है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आती है, स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन आती है, कंज्यूमर कोर्ट्स आते हैं, बहुत सारी होती हैं जहाँ पे वकील साहब भी जाते हैं और बाकी भी। तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ड्यूरिंग माई लॉ कॉलेज डेज आई वॉज ट्रेनी इंटर्न इन द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन and the same RTI commission also and others also. So I was quite well versed with the work, ठीक है। लेकिन फिर एक एक्ट आता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टेट के लॉज हैं वो खत्म कर दिए जाएं, और जो सेंटर के लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में ले आया जाए, एप्लीकेबल कर दिए जाए, ठीक है। तो ये भी किसी लॉ के तहत ही, हर एक बॉडी एक लॉ के तहत चलती है, और ये स्टेट लॉज के तहत चल रहे थे, तो ये बंद कर दिए। उसमें एक सवाल था, उसमें एक सवाल था मेरा गवर्नमेंट से या लोगों से, कि इतने साल से जो केसेस, मतलब 2 साल हो गए हैं, मतलब वो भी आम अदालतों की तरह ही चलते हैं, तो ये जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो चल रहे हैं, आम अदालतों की तरह चल रहे हैं, इन भी अदालतों की तरह, जिसमें मुझे किसी रिपोर्ट्स भी आई, मुझे ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने ये गवर्नमेंट ने एलिजिट किया कि कुछ 800 केसेस हैं जिन पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है, और फिर दूसरे ही ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि दे आर लॉग्ड, मार्क माय वर्ड्स, दे आर लॉग्ड, दे आर दे आर इन अ लॉग्ड एंड की इन अ डेजिग्नेटेड रूम। अब ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं, वुमेन कमीशन की बात करूं, तो ये मसले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और बहुत ग्रेव नेचर के होते हैं। तो मेरा उस पिटीशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, जो मेन मसला था, कि 2 साल से इस लेवल के केसेस को कोई कैसे एक डेजिग्नेटेड रूम में लॉक एंड की में उसकी फाइलें रख सकता है, जबकि आप उस ऑर्डर की तो बहुत चर्चा होती है लेकिन उस ऑर्डर की आप 15वीं लाइन पढ़ेंगे, वहां पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और जज साहब लिखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहब, कि हाउ एवर वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू ओपन दिस फोरास एज सुन एज पॉसिबल, विच वॉज माई रिलीफ, विच वॉज माई मेजर रिलीफ। और उसी के तुरंत बाद आई मेट विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर and I told him the everything, and he said that I am not committing you the other commissions, but I am committing you that the women commission will open, and the next day this is comes in the headline कि वुमेन कमीशन की जो अदालत है वो जम्मू कश्मीर में खुल रही है, और जो ऑर्डर पास भी हो गया थ्रू ये अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी के थ्रू। तो उसमें जो रिलीफ था, मुझे रिलीफ से ज्यादा मिल गया अगर आप वो लाइन पढ़ेंगे। मैंने तो कहा था पुराने केसेस आप चलाओ, उन्होंने कहा हम तो अदालतें ही खोल देंगे, ठीक है। तो उस ऑर्डर को मैंने कभी नहीं लिया। हाँ, उसमें कुछ देखो, जवान होता है, जवानी में तो थोड़े से आप भी थोड़े इंसान थोड़ा सा क्या होता है, नहीं भटक नहीं जाता, थोड़ा सा पम्प्ड होता है, हाँ पम्प्ड होता है। तो that order was just I will say maybe, and even that I have appealed in the Supreme Court for the same order कि मेरे बारे में जो रिमार्क्स हैं उसको, हाँ उसको एक्सपंज किया जाए। Then the Supreme Court has said that you wanted to apologize,
मैंने कहा अब कोई माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें बचपन में यही सिखाया गया, ठीक है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इवन द बेंच सेड दैट कि जो मेरा डेमिनियर पे सवाल उन्होंने उठाया था, मे बी, तो मैंने कहा कि आई एम रेडी टू अपोलोजाइज। द रीजन वाज ओनली क्योंकि वो ऑनेबल कोर्ट है जिसकी मेरे लिए दिल में फुल रिस्पेक्ट है। दैट्स व्हाई मैं एक ऑनेबल कोर्ट, एक कोर्ट के पास के, ठीक है, और लीगल फर्टिनिटी के लिए और ऑनरेबल जजेस के लिए फुल रिस्पेक्ट है। और इतनी अभी उम्र स्टार्ट ही हुई है, तो माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो हाँ, बाकी अभी और भी वहीं पे रहना है, तो वी शुड बी लाइक अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। निखिल जी, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जितना हमने सुना है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अपने ना व्यूज को लेकर या वैसे भी लाइफ में ना बहुत अग्रेसिव होते हैं। आप तो वैसे मुझे नहीं लगे, मेरे सामने ऐसे नहीं है कि वैसे भी नहीं है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन है, बहुत मशहूर लाइन है, कि रेज योर आर्गुमेंट्स, डोंट रेज योर वॉइस। ठीक है, अपने आर्गुमेंट्स अच्छे रखिए, फैक्ट्स अच्छे रखिए, ठीक है, प्रैक्टिकल होना है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अग्रेसिव होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये नरम मिजाज मेरे से बचपन से ही था, तो इतना क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जब हम ग्राउंड्स में भी जाते हैं, इफ यू डील पीपल विद अ काइंडनेस, दे विल बी मोर ओपन टू यू। जो एक कन्वर्सेशन बनती है, जैसे अभी हमारी और आपकी बन रही है, तो जब उसमें काइंडनेस आ जाती है, इस दुनिया में जब काइंडनेस आ जाएगी, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज बैड इन, आई विल से दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट of a person that they can carry, the kindness. And I think the world right now needs lot of kindness, lot of kindness. शेरो शायरी में भी आपका ना बहुत इंटरेस्ट है, मैंने सुना है। सच बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा बहुत। अगर कोई शेर अगर अब भी सुना दो, तो जो हमारी जनता है ना, आपने सवाल किया था पिटीशन का, उसी 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 अच्छा, के उसी उसी के लिए एक शेर मैं अर्ज करता हूँ। मशहूर शेर है, मैंने नहीं लिखा, ठीक। मेरे वाले इतने अच्छे नहीं होते, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक मशहूर शेर है कि हाँ, कि तेरे गम को जहाँ की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी राह में करते थे जो सर तलब, सरे राह गुजर चले गए। अभी सुनिएगा, ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। यही दाग सजा सजा के हम सरे बज्म यार चले गए। आगे सुनिए, ना रहा रुखे जुनूने वफा, ये रस्मो यदार करोगे क्या। ना रहा रुखे जुनूने वफा, ये रस्म रदार करोगे क्या। जिन्हें जुल्म सितम पर नाज था, वो गुनेगार यार चले गए। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाँ, ये निखिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, तो दो सवाल मुझे आखिरी के पूछने हैं आपसे, जी, और उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि आप हिंदू अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण है आप, ब्राह्मण। लेकिन फिर भी आप जी, मिनॉरिटीज के स्ट्रगल के बारे में बहुत लिखते भी हैं जी। और उनके सपोर्ट में बहुत काम भी करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या आपको एक्सेप्ट करते हैं आपकी कास्ट के लोग? नहीं, पूछ लेना फिर भी ठीक होता है। नहीं, ये तो आप उनसे भी पूछिए एक बार कि वो करते हैं कि नहीं। बट हाँ, देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक एक्टिविज्म शुरू करते हैं, जब आप अपने आप को कहते हैं कि आप बाबा साहब का मैं बहुत, क्या कहते हैं, उनका एक फैन भी कह सकते हैं, और कि हर वकील तो होता है बाबा साहब का फैन, ठीक है।
तो जो उनकी टीचिंग्स हैं, उन पे बहुत हम चलते हैं। हुँ। तो मैंने मैं पर्सनली ये बता रहा हूँ, मैं कास्टिज़्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। हाँ जी। आप एक इंसान पैदा हुए हैं, हुँ। आप एससी पैदा हुए, एसटी पैदा हुए, ओबीसी हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, ठीक है? तो शायद से मज़ाक तौर पे एक नाना पाटेकर का बड़ा मशहूर डायलॉग भी है हुँ, हुँ, हुँ। कि खून निकाल के देख और बताओ हिंदू का कौन-सा है, मुसलमान का कौन-सा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ, तो क्या वही बात! है। तो ऐसा कोई नहीं, हम सब एक इंसान पैदा हुए हैं, हाँ। हमें ऊपर वाले ने हाँ, कोई स सबकी अपनी एक प्रैक्टिस होती है, वो जो उन्हें संविधान देता है कि वो अपना रिलीजियस राइट्स परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो हाँ, तो इस चीज़ पे नफ़रत फैलाना या इस चीज़ पे कहना मैं आपको नहीं कह रहा, आप नहीं बुरा मान जाना, लेकिन हाँ, नफ़रत तो फैल रही है इस चीज़ पे। हाँ, कई लोग इस चीज़ को अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख़्याल से ये सवाल मेरे से पूछना एकदम नाजायज़ रहेगा, हाँ जी। क्योंकि मैंने आज तक कभी इन चीज़ों में माना ही नहीं हुँ। और ना ही मैं मानता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ना मैं कास्टिज़्म पे मानता हूँ। तो मैं एक आपको एक छोटा-सा वाक़या बताऊँगा, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा आपका जवाब। बचपन में क्या होता था, हम बड़े छोटे गाँव से आते हैं। अब हम जितना मर्ज़ी बोल दें कि ये कास्टिज़्म, अनटचेबिलिटी जो है, वो बंद हो गई है। लेकिन जब आप ग्राउंड्स का एक एक ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं, हुँ, आप ग्राउंड्स पे हुँ, काम हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ। तब आपको सब सच पता चल जाता है। तभी मैंने आपको बोला मेरे साथ चलो। वहाँ पे क्या होता था भविष्य की वहाँ पे एक प्रोग्राम सा होता था जहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता था। हाँ जी। तब बच्चे थे, मैं बड़े बचपन की बात कर रहा हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा अटका रहता था। वहाँ पे हमारे गाँव में क्या करते थे कि जैसे नीचे बिछाते हैं, हाँ ठीक जी। है? दूसरी कास्ट, हुँ। ठीक है? दूसरी कास्ट के लिए वो साइड में करते थे और हुँ। उनका खाना भी अलग होता। हाँ जी। और जो नॉर्मल ब्राह्मण है, हिंदू है, क्योंकि ब्राह्मण मेजॉरिटी थी उस गाँव की, ठीक है? वो है। तो वो कुछ लोग आते थे, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा लगता था हाँ। कि इनको यहाँ पे क्यों बिठाया है? ये इनको दूर क्यों बिठाया है? हुँ, मैं सवाल भी पूछता था, बड़े बुजुर्ग टाल देते थे कि ये बच्चा है, इसको क्या होगा? हुँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे हमारे बीच में क्यों नहीं बैठे, ठीक है? इनका खाना भी अलग से आ रहा है। तो वहाँ से मैं अनटचेबिलिटी या फिर ये जो मज़लूम कौमों के साथ जो अत्याचार होता है, जो प्रैक्टिस होती है, मैं वहाँ से देखता आ रहा हूँ। हाँ जी। अब बताने को तो मेरे पास कहानियाँ हज़ारों हैं, हुँ, हुँ, जहाँ हुँ। पे ये प्रैक्टिस होती हैं, लेकिन हाँ, समय की पाबंदी है, लेकिन ज़रूर फिर कभी मुलाकात होगी। हुँ। आप मेरा काम पढ़ेंगे या देखेंगे, आप मेरे साथ आएँगे तो आप देखेंगे कि ये तो एक बहुत मैंने कॉमन एट्रोसिटी बता दी जो मैंने बचपन हुँ, में हुँ, देखी। हुँ, हुँ। And they are the victims of the larger atrocities that we are fighting for as an activist, as an founder of certain civil societies। हाँ, उसके बारे में मुझे पूछना था, आपने जो सिविल सोसाइटीज़ का आपने ज़िक्र किया, जी हाँ, हमारी उनके एक बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए कि व्हाट आर दे हाँ, एंड व्हाट दे आर बेसिकली? हमारी एक सिविल सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी करके। हाँ जी। वहाँ पे हम दैट इज़ अ पेरेंट बॉडी। हुँ, हुँ, उसके हुँ। साथ हमारी 2 हैं, वो उन 2 की पेरेंट बॉडी है। तो उसी के बैनर के अंडर हम जो भी हमारा काम रहता है वो करते हैं, हुँ। ठीक है? और हमारे साथ कुछ अच्छे साथी जुड़े हैं, जो हमारे साथ पूरा कोऑपरेशन करते हैं। अच्छे लर्न्ड पर्सन आई विल से, इंटेलेक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का या डिस्प्यूट सॉल्विंग का जो कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है? जो लोगों के साथ घुल-मिल सकते हैं। तो या वी आर रनिंग दैट फ्रॉम द वी आर एक्टिवली रनिंग ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी फ्रॉम 2019। ओके। दैट्स या उससे पहले हम ट्रेड यूनियन एक चलाते थे। स्कूल का भी एक हाँ, स्कूल पे भी आऊँगा, स्कूल तीसरा हाँ, हाँ, इनिशिएटिव हाँ, रहा है। हाँ। तो ट्रेड यूनियन एक चलाते थे, वो अभी तक चल रही है। उसमें जितने भी जो लेबर राइट्स के बारे में है, हुँ, हुँ, हमारे हुँ। पास बहुत एक जो है लेबर हैं, जिनके साथ ये जो कैपिटलिस्ट क्लासेस होती हैं, इनके साथ जो ज़्यादती करती हैं, आम तौर पे ले लो, सैलरी नहीं देनी या फिर तनख्वाह नहीं देनी
ओवरवर्क करवाना, डेंजरस काम में, इसमें अपना मैनुअल स्क्वेंजिंग हो जाता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं या उसके लिए हम इन लोगों की जो है मदद करते हैं। दैट इज़ फॉर द लेबर। एंड thirdly एज चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट मेरी बहन के साथ जो शी इज इनटू द चाइल्ड राइट्स, तो शी इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट। तो उनके साथ हम एक स्कूल चलाते हैं इनफॉर्मल बच्चों का। जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ गए हैं या जो पढ़े ही नहीं हैं, तो उनके हिसाब से उनको एक इनफॉर्मल एजुकेशन दे के वहाँ पे टीचर्स एंगेज करके उन्हें एक काबिल बनाते हैं ताकि वो स्कूल जा पड़े। देखिए एग्जांपल देता हूँ, एक इन बच्चे ने 4th में पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है? अब लेकिन जो उसकी उम्र है, वो 10वीं क्लास में एडमिशन लेने की है, ठीक है? तो हाँ, हम उसको 4th से लेकर जो 10वीं तक का काबिल बनाते हैं, फिर उससे जब हम काबिल बन जाता है तो हम उसकी एडमिशन जो है वो थ्रू उसमें हमारी गवर्नमेंट भी सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें वो भी हमारी हेल्प करती हैं। तो चलो वो कितना ही करती हैं। तो जो जिसको धूप में जाना होता है पढ़ाने बच्चों को, इन बच्चों को दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट आई विल से। यू कांट bring these children, you have to give them lot of I will say they come out of some लालच I will say, ठीक है? तो वो हम करते रहते हैं, कोई भाई बंधु आप जैसा मिल जाए, कभी केक का मनोरंजन कर लिया कि एक इनफॉर्मल, जैसे आप एक इनफॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, तो वैसे ही हम एक इनफॉर्मल स्कूल भी चला लेते हैं जिसमें बीच-बीच जिसमें हम चलाते-चलाते बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, ताकि इन बच्चों की रुचि रहे, ठीक है? वरना जिसे आदत है, देखो कोई चाय वाले के पास काम कर रहा है, वहाँ पे जाओगे, तो उसे पता है वहाँ से तो पैसे आ रहे हैं, इनके स्कूल में जाके क्या मिलेगा? अब उसका ग्रोन अप ही वैसा हुआ है, तो हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं इसमें, और वो उन बच्चों को मेंटली ऐसा ट्रेन करते हैं कि दे शुड गेट द एजुकेशन। तो ये बड़ा मुश्किल, थोड़ा कहने में तो आसान लगता है सब, लेकिन हमें पता है कैसे पेरेंट्स कन्विंस करने होते हैं, कैसे एक बच्चा आ जाया, वो फिर से दुकान में चले गया काम करने, फिर उसे कैसे हमने मना के लाना है। अब बच्चे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है? प्यार से ही मनाते हैं, काइंडनेस से, तो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं। आप बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं और कुछ आर्टिकल्स मैंने आपके पढ़े भी, और उन आर्टिकल्स में से जैसे जो लॉज हैं, पब्लिक सेफ्टी लॉज या फिर यूएपीए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, Definitely sir. यूएपीए, जी। क्यों आप इन लॉज के बारे में इतने स्ट्रांग व्यूज रखते हैं? देखिए भवेश जी, जब हम पहले, मैं आपका पहला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर आऊँगा, ठीक है? देखिए, मैं हर एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैं बताऊँगा क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के एकदम खिलाफ हूँ। जैसे मैंने अपना पहले बोला कि मैं कास्टिज़्म के खिलाफ हूँ या फिर अनटचेबिलिटी के खिलाफ हूँ, मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के एकदम खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप किसी को 1 साल, उसने क्या ज़ुल्म किया है उसको बिना बताए 1 साल जेल में रख रहे हैं, 12 महीने जेल में रख रहे हैं। फिर आप ये काफ़ी हार्श लॉ है आई विल से, ठीक है? एक्सेस टू काउंसल, काउंसल मीन वकील साहब, वो बहुत हार्श है, ठीक है? और आजकल एक नया निज़ाम शुरू हुआ है, नया क्या है, काफ़ी देर से शुरू हुआ है कि हमारे जो भी डिटेनीज़ होते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका भी गई है। मैंने पढ़ रहा था कुछ दिन पहले एक आर्टिकल, उन सबको, मैक्सिमम को, नॉट सबको, बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर मज, कोई मजलूम, देखो प्रिजनर्स के भी राइट होते हैं, प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन की इस देश में बात की जाती है, उसे बाहर भेज दोगे यार तुम, उसकी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी? किसी यूपी की जेल में डाल दोगे, किसी उसकी दिल्ली की जेल में डाल दोगी, वो कहाँ से आएंगे इतनी दूर? हमें तो जस्टिस सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाना है। हाँ, तो पीएसए पे मैं आऊंगा, तो ये काफी हार्श लॉ है
और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब जे-एंड-के रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट आता है तो सेंटर के सारे एक्ट यहाँ आ जाते हैं, हाँ। स्टेट के एक्ट रिपील हो जाते हैं, तो पीएसए क्यों नहीं बंद किया? सही बात। ठीक है? आपके पास तो नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, हाँ। जिसमें इवन मैं कहूँगा पीएसए इतना हार्श है कि पीएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से भी ज़्यादा हार्श है। हाँ, उसमें 6 महीने में आपको रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है कमेटी के सामने, हाँ। ठीक है? पुलिस को या फिर जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी है, इसमें जो होता है वो अपना डीएम और डीसी होते हैं डिटेनिंग अथॉरिटी, ठीक है? उनको ये रिपोर्ट सबमिट करानी है, उसकी 18वीं सेक्शन ये चीज़ बोलती है। तो आपने पीएसए को क्यों नहीं रिवोक किया? और पीएसए स्टार्ट क्या हुआ था फॉर द टिम्बर स्मगलिंग ड्यूरिंग शेख अब्दुल्ला टाइम, फॉर द टिम्बर स्मगलिंग। और आज आप यू आर पुटिंग पीएसए ऑन एवरी थर्ड पर्सन, बी इट जर्नलिस्ट, बी इट लॉयर्स, बी इट द कॉमन मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटीज। 2 साल 1.5 साल किसी को ऐसे ही जेल में रखना बिना कसूर के, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द सेम विद द यूएपीए। यूएपीए डाटा क्या कहता है? यूएपीए का कन्विक्शन लेवल कितना है? 2%। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस। ओके, प्री इंडिपेंडेंस में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो हमारा था रोलट एक्ट, जिसके बारे में आप जानते होंगे। उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया था, जलियांवाला बाग जो भी मैस्कर हुआ था, ठीक है? उसके बाद आता है टाडा। टाडा फेल हो जाता है क्योंकि कन्विक्शन होती नहीं है। कोटा फेल होता है क्योंकि कन्विक्शन कम होती है। फिर सेम ही उसी स्टैंडर्ड का रोलट एक्ट के टाइप का अगर आप यूएपीए पढ़ेंगे तो आपको, और एक तरफ रोलट एक्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और ठीक है, और हालांकि आप देख रहे हैं कितने लोग जो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट टू फ्री स्पीच, दे आर पुटिंग बिहाइंड द यूएपीए without any trial, the same go. It's a quasi preventive detention law, ठीक है? इसमें 6 महीने का टाइम होता है, मतलब 1 साल तो आप समझ लो कि डिटेनी को अंदर रहना ही है और बिना अपना जुल्म जाने, और उसे एक देशद्रोही का वो दिया जाता है जस्ट कि उसने एक अपनी डिसेंट रखी। तो दिस लॉज आर जस्ट मेड टू कर्ब द डिसेंट। एक इंसान की जो, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंसान खुल के बोल पाता है, एक इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म होता है हर चीज का। तो ये लॉस तो मेरे ख्याल से वो चीज, अगर वो डेमोक्रेसी कैसी जहाँ पे पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म ना हो, जो बैड पॉलिसीज है, आई एम नॉट सेइंग द गुड पॉलिसीज, जो बैड पॉलिसीज का, तो आई थिंक ये लॉज जो हैं ये काफी हार्श इन नेचर हैं, ठीक है? और अ, अब लॉ पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो में हैं, तो वो तो काफी एक लंबा चला जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो दीज बोथ लॉज आर जनरली फेल्ड इन द डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक इंडिया। एट द एंड इट्स द आइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that we have to follow, and these laws are against, the nature of these laws are against the constitution of India, जो बाबा साहब हमें दे के गए थे, जिसकी रक्षा के लिए आज कितने लोग लड़ रहे हैं। कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग बाहर बाहर लड़ रहे हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हम तो सब उसी आइन के अंदर रहे हैं, हम उसी आइन को मानते हैं, वही हमारे लिए सैक्रेड बुक भी है। तो मेरे ख्याल से जो आइन के जो भी खिलाफ होगा, हिंदुस्तान की आइन के खिलाफ जो होगा, तो वो नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग टू बी, दैट्स समथिंग टू बी चेक्ड एंड कीप अंडर सर्विलेंस। दैट व्हाट आई कंक्लूड विथ दिस क्वेश्चन। बातों को मैं खत्म करते हुए बस एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के दर्द अगर 2 लफ्जों में बयान करोगे तो निखिल जी आप कैसे करोगे? भावेश जी, वो दर्द इतना ज्यादा है कि कुछ दर्द इतने ज्यादा होते हैं कि वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। फिर भी अगर अपने ये एक शायर हैं, अभी हमें छोड़ के गए, क्या नाम है, राहत इंदौरी साहब, बहुत बहुत ही मशहूर शायर हैं। तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि
उन्हीं के अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा। अभी की मैं नहीं, वो बहुत बड़े शायर हैं, उनके अंदाज में बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बोलूंगा। वो शेर बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे थे, इंदौरी साहब ऐसे ही बोलते ना। वो मुझको वो मुर्दा वो समझ। मुझको मुर्दा समझ रहे थे। हाँ जी। उनको बोलो कि मैं अभी तक मरा नहीं। कहते हैं कि मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, हम्म। कहते हैं मिटा के रख लूंगा नस्ल तेरी, हाँ जी। है उसकी आदत डरा रहा है, डरा रहा। है मेरी फितरत मैं डरा नहीं। हाय 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 हाय। बस यही क्या दास्तान बात है, क्या कश्मीर बात बता है। दी। कैसा लगा आपको आज बातचीत करके हमारे साथ? अरे बहुत अच्छा। आप जैसे जब जवान बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म पे खुद का इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी रहती है। वो जो हम भी अच्छे लगता है कि एक वेस्टेड आता है ना हमारा। हाँ जी। कि वो वही सवाल पूछेंगे और वही जवाब देने हैं। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ बस एकदम खुल के अपने घर की तरह आपके पास आए, आपने चाय वाय पिलाई, बहुत अच्छा। बहुत। एक बार कैमरे में देख के बता दीजिए क्या कि बता। एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बातचीत विद भविष्य चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप कहते हैं तो आपकी बात तो मान ही जाएंगे फटाफट। जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही यंग टीम है इनकी और बहुत ही इंटेलिजेंट टीम है। बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे आपकी सामने अच्छे लोगों को लाने के लिए, सच्चाई लाने के लिए। अपने आप को अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी। चलो मुझे छोड़ दीजिए, इससे पहले जो आए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। हम तो अच्छी बातें लाने के लिए और एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से जो आजकल के युवाओं को पसंद भी है, तो इनका चैनल बातचीत विद भविष्य। बातचीत विद भविष्य को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और लाइक भी कर दीजिए। ये वीडियो भी लाइक कर दीजिए, पुरानी वाली भी कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेयर भी कीजिए और बोलिए वापस।